स्क्रीन सबको विजिबल हो गया? हाँ विजुअल है। हाँ ठीक है तो बहुत। ला हाँ बहुत अच्छा ये स्लाइड है। थैंक यू मैम। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था जब पढ़ा था सेल के बारे में, तो कि सेल कैसे बना है होता है, उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, और कौन डबल मेम्ब्रेन होता है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन होता है सेल्स में, कौन किचन का रोल प्ले करता है जैसे न्यूक्लियस। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो अब हम सेल का ये ग्रोथ के बारे में देखेंगे और रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि सेल कैसे ग्रोथ करता है। सेल तो बन गया, उसमें सारा कुछ आ गया कि हाँ एक एक सेल है, उसमें एक्स वाई जेड कुछ भी है, ये है कंपोनेंट्स। बट अब इसका जब इतने सारे चीज़ हो गए, ये एक मैच्योर स्टेज पे आ गया, तो इसका जब डिवीज़न होगा तो ये डिवीज़न कैसे होगा, अब ये हम इसमें देखेंगे कि डिवीज़न का प्रोसेस क्या है और ये सेल साइकिल का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है सेल साइकिल का और सेल डिवीज़न का कंबाइंड है, लेकिन हम लोग इसे अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑल द ऑर्गेनिजम्स रेंजिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टू द लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। कहने का क्या मतलब हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि वो वेरी स्मॉल से लार्जेस्ट टू द लार्जेस्ट, एक छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म से बड़ा ऑर्गेनिजम्स तक जो उनका लाइफ स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से होता है। सिंगल सेल से होते होते वो डिवाइड किया, डिवाइड करते करते फिर एक कॉम्प्लेक्स बन गया। बट जो डिवाइड नहीं करते, सिंगल सेल के ही होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, उन्हें हम कुछ और बोलते हैं, जो यूनिसेलुलर बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो ये टर्म तो यहाँ भी क्लियर है ना कि सिंपल टू ये कॉम्प्लेक्स कैसे हो रहा है, कि सबसे पहले एक सेल आया, फिर डिवाइड करते 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 बहुत सारे हो गए, तो एक ऑर्गेनिजम्स, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, फिर ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, और फिर एक पूरा ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो उसी तरह है। फिर क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इंडीड ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो कैरेक्टर ही है सेल का, कि अगर कोई सेल है तो वो उसको ग्रोथ होना ही होना है। ग्रोथ का मतलब क्या, इंक्रीजमेंट इन साइज। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ना कि ग्रोथ और डिवीज़न में डिफरेंसेस एक साइकिल के थ्रू भी देखा था, कि अगर सेल है ये ग्रोथ कर रहा है तो ये इतना से इतना होगा, फिर उसके बाद इतना होगा, डैट इज़ नोन एज ग्रोथ ना, कि इतना से इतना हो गया, ये हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और अब ग्रोथ इसका हो गया एक ये सर्टेन टाइम, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ये हो गया, मैच्योर हो गया। तो अब पहले ये सेल था डॉटर सेल, डॉटर सेल से फिर ये मैच्योर हुआ, पेरेंटल सेल बन गया। तो जब वो पेरेंट बना है तो अगेन दे विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, है ना। वो डिपेंड करता है कि वो कितने में, टू में, टू डॉटर सेल में डिवाइड करते हैं कि कितने में डिवाइड करते हैं, वो अलग अलग सेल साइकिल पर डिपेंड करता है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि सेल है तो वो ग्रोथ करेगा ही, रिप्रोड्यूस करेगा ही, लिविंग है तो, ठीक है। Then comes to third point, each parental cell give rise to daughter cells each time they divide। ये तो हमने अभी क्लियर किया कि अगर वो डिवाइड करेगा तो वो दो डॉटर सेल बनाएगा ही बनाएगा, जितनी बार वो डिवाइड करेगा उतनी बार वो दो डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, न्यूली फॉर्म्ड आउटर सेल्स themselves ग्रो एंड डिवाइड एंड henceforth द गिव राइज टू द न्यू सेल पॉपुलेशन। अब जैसे कि कोई सेल है, तो सेल है तो वो डिवाइड करते 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 वो मिलियंस ऑफ सेल बना लेगा, तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मतलब कि वो अपना एक पूरा पॉपुलेशन ही बना लेता है। जैसे कि एक से दो हुआ, एक से दो होगा, फिर ये दो में डिवाइड करेगा, है ना, फिर ये भी दो में डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद ये जो डॉटर सेल बना ये भी दो में डिवाइड करेगा। समझ पा रहे हैं कि वो एक अपना सेल पूरा पॉपुलेशन ही बना लेता है। और जब वो पॉपुलेशन बना लेगा तो ये जो सारा सेल है अगर वो एक साथ कंबाइन हो जाएगा तो फिर वो क्या फॉर्म कर लेगा, टिश्यू फॉर्म कर लेगा। टिश्यू के बाद फिर बहुत सारे फिर और डिवाइड करेंगे तो फिर वो ऑर्गन बना लेगा। समझ रहे हैं आप लोग को, बात समझ में आ रही है? यस दी। यस दी। तो ये सारा पॉइंट्स क्लियर हो रहा है ना आप लोग को, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछ लीजिएगा। तो वो एक न्यू पॉपुलेशन का फॉर्मेशन कर लेता है डिवाइड करते करते। देन लास्ट पॉइंट है, द रिपीटेड सेल साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिवीजन अलाउ सिंगल टू फॉर्म अ मिलियंस ऑफ सेल।
मतलब कि वो जब साइकिल रिपीट होता है, जो सेल का ग्रोथ होता है, हो रहा है, हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, फिर अगेन ये प्रोसेस क्या हो रहा है, ये डॉटर सेल बना, यहाँ से ये पेरेंटल सेल है और ये डॉटर सेल है। तो जब ये डॉटर सेल बन गया तो ये फिर तो वापस से यहीं पे आ गया ना, और फिर से ये मतलब कि ग्रोथ होगा, इसमें ग्रोथ होगा तो मैच्योरिटी आएगी, और मैच्योरिटी के बाद फिर से ये पेरेंट सेल बन जाएगा, देन अगेन ये डिवाइड करेगा और करते करते मिलियंस ऑफ सेल बना लेंगे। तो ये स्लाइड क्लियर है सबको? एक एक पॉइंट्स, कहीं किसी वर्ड में कन्फ्यूज़न? यस दी क्लियर है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अ सेल साइकिल अकर्स प्रायर टू द सेल डिवीज़न। सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीज़न क्या होता है? ये है आपका सेल साइकिल। ये जो आप एरो देख रहे हैं ना, ये वाला एरो देख रहे हैं आप, ये पूरा ये एक साइकिल हो गया, सर्कल है, ये पूरा साइकिल के फॉर्म में है। फिर उसके बाद इसमें डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट है डिवीज़न का पार्ट, यहाँ ये वाला है पूरा, ये माइटोटिक फेज जो देख रहे हैं ना, ये वाला फेज है। और इसमें जो ये है साइकिल, तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब चलता ही है, फर्स्ट से लेकर के यहाँ तक माइटोटिक तक। लेकिन जो डिवीज़न होता है तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, सेल साइकिल कर देते हैं और सेल डिवीज़न। तो हम लोग अभी सेल साइकिल देख रहे हैं। तो सेल साइकिल अकर्स प्रायर टू डिवीज़न। प्रायर टू डिवीज़न मतलब कि देखिए ये वाला जो एरिया है ये डिवीज़न वाला एरिया है, तो ये इसके पहले इधर वाला ना है, तो वही बोल रहा है कि प्रायर टू डिवीज़न, जो सेल साइकिल का प्रोसेस है वो प्रायर टू डिवीज़न है। ये पॉइंट्स क्लियर है ना, फर्स्ट पॉइंट सभी को? यस दी। ओके, सो नेक्स्ट है बिफोर द सेल डिवाइड्स द प्रोसेस लाइक सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस in other constituents of the cell is really very important for a cell to divide. अब ये सेल को डिवाइड करने से पहले ये जो सेल साइकिल का सेल डिवीज़न का प्रोसेस है वो ऐसे ही जाके रैंडमली नहीं डिवाइड कर लेगा। अगर कोई सेल है इसको डिवाइड करना है, 1 से 2 में होना है, तो सबसे पहले इसमें जो इसका जो इसकी ज़रूरत है, जो सेल में सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए वो है कि नहीं है, वो पहले खुद मतलब उस अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि हाँ हम डिवाइड करने लायक है कि नहीं। तो क्या क्या इसको ज़रूरत पड़ता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स इसमें जितने भी होते हैं ना सबका रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशंस का मतलब कि कॉपी बनना, रेप्लिका का मतलब होता है कि अगर इस सेल के पास ए बी सी कंपोनेंट्स है तो ये अगर कॉपी बनाता है तो इसके पास भी ए बी सी ही होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ देखता है सेल साइकिल में कि डीएनए का रेप्लिकेशन, सिंथेसिस और अदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल्स के अंदर, तो वो सारा चीज़ देखता है कि ये तैयार है कि नहीं है। देन नेक्स्ट है ऑल द एवर नहीं होगा यहाँ पे, एवर होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ऑल द एबव मेंशन प्रोसेस अकर इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर द करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। अब ये क्या कह रहा है कि ये जितना भी एबव प्रोसेस यानी कि जो ग्रोथ है, डीएनए रेप्लिकेशन है, सिंथेसिस है, तो ये सारा जो होता है ना प्रोसेस वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। ऐसा नहीं कि पहले मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। फॉर एग्जांपल हम लोग अपना ही ले लेते हैं, हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नर्सरी, अब तो प्रे नर्सरी आ गया, नर्सरी है, तो मतलब एक सीक्वेंस में चलते हैं ना, और साथ साथ जैसे उतना लेवल छोड़ दीजिए नीचे का, जैसे हम लोग साथ साथ अभी बीएड भी कर रहे हैं और साथ साथ मतलब कि किसी और चीज़ का सीटेट का या फिर नेट का साथ साथ तैयारी करते हैं, तो दोनों पैरेलल चल रहा होता है लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड वे में। ऐसा नहीं कि हम अभी बायो के हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो अचानक से मैथ्स का प्रिपरेशन मतलब इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में सबसे पहले क्या होगा, सेल का ग्रोथ होगा, फिर से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सिंथेसिस होगा, मतलब एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडम पहले डीएनए का सिंथेसिस हो गया, पहले प्रोटीन बन गया, कुछ हो गया, कुछ का कुछ हो गया, नहीं। जब तक मतलब कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होगा सेल प्रॉपरली डिवाइड नहीं करेगा। जब तक ये सेल के अंदर सारी चीज़ें मतलब कि एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा। फिर है फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। जो सेल होगा प्रोजेनी सेल
वो इंटैक्ट जीनोम, मतलब कि जीनोम का मतलब क्या हुआ, हेरेडिटी मटेरियल, जीन, ये सारा चीज़ एक ही है बट उसका फॉर्म अलग अलग होता है, ठीक है। तो इंटैक्ट जीन मतलब कि जो वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा जो सेल, तो उसमें जीनोमिक मतलब कि जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। ये वाली पॉइंट क्लियर हुआ सबको, थर्ड। यस दी। ओके, तो नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, यानी कि जो सेल ये सीक्वेंस है, इवेंट्स है, सारा जो इवेंट्स होगा ये सेल के अंदर डिवाइड करने के लिए, जो उसका ग्रोथ का प्रोसेस है वो एक सीक्वेंस में होगा और वो डुप्लीकेट करेगा, जो उसका सेल का जो जीनोम होता है उसको डुप्लीकेट करता है, फिर synthesize the other cell constituents and eventually get divided into two daughter cell. It is termed as cell cycle. अपने कंस्टिट्यूएंट्स को वो मतलब मिला जुला के यही है कि अपने ये सिंथेसाइज करता है, जीनोम को सिंथेसाइज करेगा, बनाएगा, फिर और भी जो सेल का कंस्टिट्यूएंट्स होगा उसको कंप्लीट करेगा, और ये सारा एक स्टेप वाइज स्टेप होता है, सारा ये जो प्रोसेस है बनना वो स्टेप वाइज स्टेप हम आगे देखेंगे। एंड इवेंचुअली गेट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, जब इसका सब कुछ रेडी हो जाता है, सब प्रिपेयर हो जाता है अप्रोप्रिएट मैनर में, तब जा कर के ये डिवाइड करता है। तो और इसी को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल का मतलब मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सेल साइकिल का मतलब कि अब सेल को डिवाइड होने के लिए उसे पहले मैच्योर होना पड़ता है, जब वो मैच्योर होता है तो वो पेरेंटल सेल में कन्वर्ट होता है, या फिर आप उसे मैच्योर सेल भी बोल सकते हैं। मतलब कि डिवाइड होने से पहले उसे मैच्योर होना पड़ेगा, मैच्योर होगा तभी तो उसमें सारा चीज़ अवेलेबल होगा ना, सारा चीज़ वो कर पाएगा। किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है, लाइफ स्पेन होता है कि हाँ इतने से इतने में ये करेगा। ऐसा तो नहीं कि हम जब हमारा जब बर्थ होता है तो डायरेक्ट हम 10th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लेते हैं, नहीं होता है ना। पहले हम घर में सीखते हैं, अपने फैमिली में सीखते हैं, देन आफ्टर हम किड्जी में जाते हैं, देन स्कूल में, फिर हायर टू हायर एडुकेशन। तो ठीक वैसे ही जब कोई एक सेल डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद उसमें सारा उसका ग्रोथ होगा, जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसका रेप्लिका बनेगा, तब जा कर के वो डिवाइड होगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल साइकिल। क्लियर है ये? यस यस दी। दी। ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ दी। यस दी। ओके, अब थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं कि सेल साइकिल जो डिवाइड कर रहा है, हम लोग इतना डिवाइड बोल रहे हैं, तो ये डिवाइड कर रहा है तो उसका ड्यूरेशन क्या है, कैसे डिवाइड करता है। तो हम लोगों ने एग्जांपल यहाँ पे रखा गया ह्यूमन सेल का, कि इफ़ वी कंसिडर अ टिपिकल यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल प्रेजेंट इन अ कल्चर, देन 24 आवर्स इज द टाइम टेकन फॉर द सेल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। यहाँ पे कल्चर का मतलब आप लोग बताएंगे कि क्या होगा? एनीवन? उसका जो मीडियम है, मीडियम मीन्स क्या, थोड़ा और एलाबोरेट मतलब करके बोलिए। उसका इन्वायरमेंट जिसमें सेल का हो रहा है सब कुछ। हाँ, तो एक आपने जवाब तो सही दिया लेकिन आपका इनकम्प्लीट है। कल्चर मीडियम मीन्स कि वो आर्टिफिशियल होता है, हम लोग उसे लैब में मतलब कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं और फिर उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है, या तो फिर किसी ड्रग का या किसी और चीज़ का ग्रोथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखते हैं, तो वो आर्टिफिशियली हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपका आंसर सही है बट इनकम्प्लीट है, उसमें आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट हम लोग उसको अलग से देते हैं, क्योंकि नेचुरल उसको नहीं मतलब करते हैं, क्योंकि अगर नेचुरल करेंगे तो फिर वो अपने हिसाब से कर लेगा और हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो कल्चर मीन्स कि वो कंट्रोल्ड होता है, हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देन 24 आवर्स इज़ द टाइम टेकन फॉर द सेल टू, एक ह्यूमन सेल को कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट द सेल डिवाइड वंस अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। एक सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि एक सेल डिवाइड हो रहा है 24 आवर्स लगभग लग रहा है। ये हो गया ह्यूमन के केस में कि एक सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लग रहे हैं। और ईस्ट के केस में क्या होता है, जो फंजाई है, फॉर ईस्ट सेल साइकिल ड्यूरेशन इज़ ओनली अबाउट 90 मिनट्स। इसका जो कैपेसिटी होता है वो 90 मिनट्स में ही अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो सोचिए कि ये कितना फास्ट कर रहा है। ठीक है,
और फिर थर्ड है पॉइंट, सो द मेन कंक्लूजन इज दैट दिस ड्यूरेशन ऑफ अ सेल साइकिल कैन वैरी फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स एंड मोर ओवर इट कैन ऑल्सो वैरी फ्रॉम वन सेल टाइप्स टू अनदर सेल टाइप्स। अब इसका ये दोनों लाइंस का कंक्लूजन ये हुआ कि जो ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का वो वैरी करता है ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिजम्स में। जैसे हमने यहाँ देखा कि ह्यूमन के सेल में 24 आवर्स लग रहे हैं, ईस्ट के केस में कितना लग रहा है, बस ओनली 90 मिनट्स लग रहे हैं, है ना। तो ये वैरी करता है ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स एंड मोर ओवर इट कैन ऑल्सो वैरी फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर। कि अब ये जैसे कोई एक सेल है, इसका लाइफ स्पैन हो गया 100 डेज, कोई और है फॉर एग्जांपल आरबीसी ले लीजिए ना, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, कोई बताएंगे एनीवन? यस दी पता नहीं। अब पता चल रहा है? यस 120 डेज। 120 डेज। यस। तो आरबीसी का फॉर एग्जांपल हमने आ दिया है कि आरबीसी हमारे सेल, हमारे बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, इस डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कोई स्किन बनाता है, कोई ऑर्गन बनाता है, मतलब सब अलग अलग होता है ना। स्टेम सेल्स में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन सा सेल मतलब कि कैसे क्या बनता है। तो फॉर एग्जांपल हो गया कि जैसे इसका 120 डेज़ है, एक सेल तो मतलब कि 24 आवर्स में बन रहा है, अगर आरबीसी बनाना है तो 120 डेज़ लगेगा। तो ये वैरी करेगा कि सेल टू सेल डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है, तो वो सेल के लाइफ स्पैन पे वैरी करता है कि वो कितना टाइम लेगा। फिर लास्ट पॉइंट है, इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये जो सेल साइकिल का इवेंट्स चल रहा होता है ये जेनेटिक कंट्रोल, इसको जेनेटिक कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और मतलब कि कोई भी फैक्टर आया वो उसको कंट्रोल कर दिया, फॉर ए एंजाइम आया कुछ का कुछ रेगुलेट कर दिया, नहीं। ये सारा कुछ एंजाइमेटिक या फिर जो भी मेटाबॉलिक इसका प्रोसेस होता है वो सब चीज़ जेनेटिक कंट्रोल वे में होता है। सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि आज हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया तो चलो एग्ज़ाम दे दिया और मतलब कि आज एग्ज़ाम दे दिया और फिर हम लोग प्रमोट कर गए, नेक्स्ट क्लास में चले गए, ऐसा नहीं होता है ना। एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड है कि अगर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है तो आपका कितने दिन पे होगा, अगर ईयरली है तो आपका कितने दिन पे होगा, सब कुछ फिक्स्ड होता है। वैसे ही ये जेनेटिक कंट्रोल होता है कि सेल कब डिवाइड करेगा, कब वो मतलब कि फॉर्मेशन करेगा प्रोटीन का, कब क्या सिंथेसाइज करेगा, तो ये जेनेटिक कंट्रोल होता है। सब कुछ अंडर कंट्रोल होता है, तो ये क्लियर है। और अंडर कंट्रोल जो नहीं होता है उसके लिए भी मतलब एक टर्म आता है, अभी यहाँ पे उस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो अनकंट्रोल्ड हो जाता है सेल का, जब डिवीज़न अनकंट्रोल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा पॉलीफ्रेट करने लगता है तो कैंसर होता है, एपोप्टोसिस होता है। तो वो हम लोग अभी यहाँ इस चीज़ से कनेक्ट नहीं करेंगे। ये स्लाइड क्लियर है सबको? यस दी। तो टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया, ह्यूमन के केस में 24 आवर्स और ईस्ट के केस में 90 मिनट्स सेल डिवाइड करने के लिए लेता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सेल साइकिल इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 फेज़। अब जो हम साइकिल पढ़ रहे थे अब इसी को हम लोग 2 फेज़ में डिवाइड करेंगे। 2 फेज़ आपका एक यहाँ से हो गया ये G1 एस फेज़, G2 फेज़, और ये माइटोसिस में प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़, और ये स्प्लिट जब होता है तो साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरफेज़ के बारे में। ये तो सेल साइकिल हुआ। इंटरफेज़ इस वाले पार्ट को बोलते हैं, यही डायग्राम है जो मैं बोल रही थी खुद से बनाई हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं इंटरफेज़। टर्म में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसी टर्म को बोल देगा कि G1 फेज़ किस में होता है, मतलब एम फेज़ में होता है या इंटर फेज़ में होता है, तो इंटर फेज़ में 3 फेज़ होता है यहाँ पे, इसलिए हम अलग अलग करके लिख दिए हैं। ठीक है, पहला होता है G1 फेज़ जिसको कि हम लोग गैप 1 फेज़ बोलते हैं या तो फिर ग्रोथ 1 फेज़ भी बोलते हैं। G1 को 2 नाम से जाना जाता है, एक हो गया गैप और एक हो गया ग्रोथ 1 फेज़ या गैप 1 फेज़। और एस फेज़ यानी कि सिंथेसिस, इसमें सिंथेसिस होता है, किस चीज़ का होता है वो आगे देखेंगे। और G2 फेज़ अगेन इसमें भी वही सेम नाम रहेगा, गैप 2 और या तो फिर ग्रोथ 2 फेज़। ठीक है,
तो इंटरफेज में कौन कौन सा हो गया, G1 फेज हो गया, S फेज हो गया और G2 फेज हो गया। और M फेज में ठीक वैसे ही M फेज में माइटोसिस फेज इसको बोलते हैं, जिसमें कि प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एना होता है, टेलो होता है एंड साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये क्लियर है ना सबको कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में इसमें जो सेल साइकिल है इसमें कितने फेजेस होते हैं और उस फेजेस के भी किसमें कितने फेज हैं। यस दी। यस दी। क्लियर है ना आप सबको। और यहाँ पे माइटोसिस और ये माइटोटिक, इसको ये जो माइटोसिस है ना, माइटोटिक फेज भी बोलते हैं कभी कभी, और एक होता है मियोसिस, एक होता है, ये बहुत टर्म जो है ना कंफ्यूजन होता है इसमें। तो ये दोनों टर्म अलग अलग है, ठीक है। माइटोसिस अलग है और मियोसिस अलग है। माइटोसिस जो हम लोग ये वाला टर्म पढ़ रहे हैं अभी एम फेज, कि इसमें क्या होता है कि जब एक डॉटर सेल जब एक सेल डिवाइड करता है, पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में, तो इसके पास जो क्रोमोसोम नंबर जो होता है ना 46 तो होता है बेसिकली, तो जब ये डिवाइड करता है तो इसके पास भी 46 होंगे, ठीक है। बट जो एक मियोसिस है ये है, तो जब ये डिवाइड करेगा, सेल डिवीज़न जब होगा, तो सेल डिवीज़न के बाद जब इसमें जो क्रोमोसोम होगा, फॉर सपोज इसका 46 क्रोमोसोम है, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये इसके पास 23 बनेगा 23। मेन जो बेसिक, बस हम आपको एक थिन लाइन का डिफरेंस बता रहे हैं कि क्या है मेन डिफरेंस जो है। माइटोसिस में क्या होता है कि 46 होते हैं पेरेंटल, और वो फिर जब डिवाइड होते हैं सेल तो डॉटर सेल में भी 46 होते हैं। बट मियोसिस में क्या होता है कि 46 सेल है, तो जब वो डिवाइड करेगा तो 23 में ही रहेगा। ये मेन डिफरेंस है, बस इसको याद रखिएगा यहाँ पे, और इसको ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सबको क्लियर है ना ये साइकिल। एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा ये साइकिल बनाने का, क्योंकि थोड़ा ये बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, तो जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा। और ये जो स्प्लिट आउट है बाहर G0 फेस, इसको भी हम लोग डील करेंगे। इसको भी आप कह सकते हैं कि ये इंटरफेस का ही पार्ट होता है, ये इसका कोई अलग फेज़ नहीं होता है, ये इंटरफेस में ही आता है, बट ये अलग रहता है। तो ये सबको क्लियर है साइकिल कि इंटरफेज में G1, S और G2 फेज होते हैं, और M फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज होता है। बिल्कुल एकदम याद ही कर लीजिए आप लोग, इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे चल रही हूँ ताकि आप लोग को कहीं कोई टर्म में समझने में दिक्कत ना हो, एक भी प्रोसेस में, ठीक है। तो अब यहाँ नीचे देखिए लास्ट में क्या लिखा है कि इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नो डैट इन 24 आवर्स इफ़ अ ह्यूमन सेल, हम लोग ह्यूमन सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, ड्यूरेशन ऑफ अ सेल साइकिल, एम फेज और सेल डिवीज़न वाला पार्ट यही होता है, यहीं पे आके सेल डिवाइड करता है। और ये समय पहले क्या होता है कि अपने आप को सेल तैयार करता है कि हम डिवीज़न के लायक है कि नहीं, एक कंबाइंडली ये सब जो है ना इसमें अपने आप को सेल तैयार करता है कि हम तैयार हैं डिवाइड होने के लिए कि नहीं, मेरे में कोई कमी है। तो फिर अगर इस फेज़ में G1 में अगर वो आ गया कोई सेल है और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया सेल में, तो ये वापस से क्या होता है ना G0 फेज़ में चला जाता है। और वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन ये है, इसमें सेल क्या करता है, डिवाइड नहीं करता है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहता है लेकिन सेल डिवाइड नहीं करता है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में ही रहता है। और अगर सेल G1 से S फेज़ में आ गया तो अब वो उसको डिवाइड होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी इस पर डिस्कस डिटेल में करेंगे, पहले इस लाइन को देख लेते हैं। सेल डिवीजन फेज properly last for only about 1 hour and rest 95% duration is taken by the interphase of the cell। ये क्या कह रहा है कि जो सेल ये 24 आवर्स ले रहा था डिवाइड करने के लिए, ठीक है, तो इसका जो इंटरफेज वाला पार्ट है, इंटरफेज वाला जो पार्ट है वो 95% ले रहा है। ये 95% ले रहा है, यानी कि 23 आवर्स ये ले रहा है। इंटरफेज 23 आवर्स लेगा और 95% कह सकते हैं ये लेगा। और एम फेज़ में क्या होता है, एम फेज़ में ये ओनली 1 आवर्स लेता है। ये 1 आवर्स में ही अपना ये यहाँ से यहाँ तक का काम कर लेता है। और इंटरफेज को लगते हैं
24 आवर्स का ये 23 आवर्स 95% आप कह सकते हैं। तो इस लाइन को भी आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिए कि इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन अ 24 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल एम फेज और सेल डिवीजन फेज प्रॉपरली लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर। जो एम फेज होता है सिर्फ और सिर्फ 1 आवर्स के लिए, और बाकी ये जो रेस्ट हो गया 23 आवर्स के लिए। ठीक है, तो ये स्लाइड क्लियर हुआ सबको? यस दी। यस दी। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं इंटरफेस में। इंटरफेस को 1 बाय 1 हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, क्या आप लोग को ये समझ में आ रहा है लाइन कि इट रिप्रेजेंट्स द फेजेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज? इसको समझने के लिए देखें कि इंटरफेस हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे जीवन के बारे में। तो ये जो इंटरफेस है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला पोर्शन, तो बिटवीन एम फेज क्यों कह रहा है? बिटवीन एम फेज इसलिए कह रहा है कि ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से, यानी कि यहाँ एम फेज है और फिर ये जाएगा वापस से एम फेज के पास ही। तो मतलब कि कोई सेल है, तो ये जो सेल है वो डिवाइड होके कहाँ से आया? एम फेज से ही तो डिवाइड होके न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद ये फिर वापस से इंटरफेज में जाएगा और मैच्योर होगा। उसके बाद फिर ये डिवाइड करेगा। तो ये डिवाइड करने का जो प्रोसेस है ये वापस से तो फिर ये एम फेज में आ गया। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया बिटवीन द एम फेज। ठीक है, क्लियर हुआ ये टर्म आप लोग को? सक्सेसिव, बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। जो इंटरफेज है वो 2 एम के बीच का है, इधर भी एम और इधर भी एम, और बीच में इंटरफेज, यानी कि इधर एम फेज है और इधर भी एम फेज है, बीच में इंटरफेज है। क्योंकि अगर कोई इंटरफेज में कोई सेल गया है तो वो डिवाइड होके एम में ही जाएगा, और अगर कोई सेल इंटरफेज में है तो वो डिवाइड होके कहाँ से आया है? एम फेज से ही आया है। क्लियर हुआ? यस दी। क्लियर है ना? पूरा क्रिस्टल क्लियर रखिएगा चीज़ों को, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे रिपीट कर करके बार बार आप लोग को मैं करा रही हूँ। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस दी। ओके, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है इतना, मतलब लो क्यों साउंड कर रही है? यस दी, नींद आ रहा है क्या? नहीं नहीं, दी एक बार आ रहा और है समझा दीजिएगा समझ क्या? में, सब समझ आ क्या रहा है। एक बार और समझा दें? यस दी, और वो वाले डायग्राम से। ये वाले डायग्राम से फिर से समझा यस दें? दी, और इस पे जो, हाँ अब समझा दीजिए। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट सेल साइकिल हो गया। ठीक है, यस दी। ये एक आपका पूरा कंप्लीट सेल साइकिल हो गया। ठीक है, कंप्लीट सेल साइकिल है तो इसमें क्या है? पहले तो इसको हम साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये फेज हो गया आपका इंटरफेस। हम बस एक एक लेटर, फर्स्ट लेटर लिखेंगे, उसे समझ जाइएगा। ठीक है, ओके दी। और ये आपका जो हो गया ये दूसरा, दैट इज एम फेज। अब एम फेज में भी डिवाइड है कितना में? देख लीजिए यहाँ पे हम मेंशन किया हुआ है कि प्रो फेज है, बट अभी इतना रहने दीजिए। एक सेल साइकिल को हमने डिवाइड किया इंटरफेज में और एम फेज में। इंटरफेज में क्या होता है? G1 होता है, S होता है और G2 होता है, राइट? और फिर G1 से ही स्प्लिट आउट होता है, एक G0 होता है। तो इसको अभी हम लोग रहने देते हैं, पहले हम इंटरफेस को समझेंगे और एम फेज को समझेंगे। तो इंटरफेस को समझने के लिए हम 1 बाय 1 कहाँ से स्टार्ट करेंगे? G1 से स्टार्ट करेंगे। G1 में देखेंगे कि क्या क्या होता है, फिर S में देखेंगे क्या होता है, फिर G2 में देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक सेल साइकिल है, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है, किसमें? इंटरफेज में डिवाइड किया है। इंटरफेज में डिवाइड किया है तो ये कितना टाइम ले रहा है? ये 23 आवर्स ले रहा है। और जो ये एम फेज है वो कितना आवर्स ले रहा है? 1 आवर्स ले रहा है, 1 आवर्स ले रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ? यस दी। ये क्लियर हुआ? अब आगे क्या नहीं समझ में आया बोलिए? दी बस वो स्टेटमेंट समझ नहीं आया था जब वो फर्स्ट स्टेटमेंट समझा रहे थे ना। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो समझा रहे थे वो नहीं समझ में आ रहा नहीं दी, था? इसके बाद वाला जो एक फर्स्ट स्टेटमेंट था, फर्स्ट स्टेटमेंट ये यहाँ नीचे इसके वाला? बाद वाले स्लाइड में। अच्छा, इसके बाद टू सक्सेसिव एम फेज वाला। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा था। यस दी, ओके, और इसको मिटा के एक बार अच्छे से समझा दीजिएगा।
ठीक है, तो ये एक तो क्लियर हो गया कि एक ये सेल साइकिल है तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है और उस 2 पार्ट को भी फर्दर फिर से डिवाइड करना है। तो ये आप इसके लिए माइंड सेट कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इंटरफेस है तो इंटरफेस में फिर 3 फेजेस हैं, G1, S और G2, इसको याद रखना है, ठीक है। और G0 भी यहाँ पे रहेगा इसको। और फिर जब M फेज में, जब हम लोग M फेज को आज नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मुझे पता था कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैंने इस पोर्शन को छोड़ दी हूँ। इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इसको बेसिकली हम लोग सिर्फ इस वाले पार्ट को आज हम लोग देखेंगे। अगर टाइम बचता है तो देखते हैं कितना आज हम लोग कर पाते हैं। तो आपको ये फर्स्ट लाइन नहीं समझ में आना कि देखिए क्या कह रहा है कि इट इंटरफेस के हम लोग इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इट रिप्रेजेंट द फेजेस बिटवीन 2 सक्सेसिव M फेज। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इस डायग्राम से ही समझिए कि 2 सक्सेसिव M फेज के बीच में है। ये वाला M फेज था और ये वाला इंटरफेस था, ठीक है। तो ये जो एक सेल है, तो सपोज कि ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड किया इसमें, तो ये डिवाइड कर गया, ठीक है। और ये वाला सेल के बारे में ज़रा सोचिए कि ये जो सेल आया ये कहाँ से आया, ये भी तो कहीं ना कहीं से डिवाइड होके आया होगा ना, ऐसे आया होगा कि ये सेल है, ये एक सेल से 2 सेल में बना, तो ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है, ये एक साइकिल में। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे ये M फेज है, तो यहाँ से एक सेल बना, सेल बनने के बाद तो फिर से ये G1 फेज में आएगा, मैच्योर G1 में जाएगा, अपना जो भी इसका साइकिल कंप्लीट करेगा, फिर S फेज में आएगा, फिर से G2 में जाएगा और अगेन M फेज में जाएगा। तो M यहाँ पे भी आ रहा है और ये निकला कहाँ से था, ये वाला जो सेल है ये जाएगा मैच्योर होके M, मतलब कि ये डिवाइड करेगा, तो ये मैच्योर होगा किस में, यहाँ पे मैच्योर होगा G2 से इस फेज़ में जब जाता है तो इस M फेज़ में डिवाइड करता है। तो ये मतलब सेल डिवाइड किया यहाँ से, तो ये आया M फेज़ में, ठीक है। ये सेल निकला M फेज़ में, M फेज से निकला डिवाइड होके, और निकलने के बाद फिर ये मैच्योर होगा, तो मैच्योर होने के बाद ये फिर से ये डिवाइड करेगा, तो वापस से तो M फेज में जाएगा ना वो, अब वापस से M फेज में जाएगा तभी तो वो फिर से 2 बनाएगा। समझ में आया या अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं, अब क्लियर है। ये वाला चीज़ को देखिए ना कि जैसे एक सेल है तो वो डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 2 सेल को बनाया, 2 सेल को बना रहा है ना, तो फिर वापस से ये जाएगा, मतलब कि M फेज में जाएगा तभी तो डिवाइड करेगा ना। लेकिन जरा इस सेल के बारे में सोचिए कि ये कहाँ से आया होगा, तो ये भी तो किसी न किसी से डिवाइड होके आया होगा। तो जो आने का प्रोसेस है वो M फेज से आया, एक सेल M फेज से आया, और फिर जो ये कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट करने के बाद फिर एक सेल बनाएगा, तो M फेज में ही जाके वो डिवाइड होगा। तो हुआ ना 2 M के बीच का ये इंटरफेज, इधर भी M फेज हो रहा है, इधर भी M फेज हो रहा है, और ये बीच का इंटरफेज। अब हुआ क्लियर? यस दी, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब बस ऐसे ही यस नहीं बोलना, अगर आपको क्लियर, नहीं क्लियर है, दोनों को क्लियर है? यस दी, ओके, सभी को क्लियर हो गया। तो ये वही कह रहा है कि सक्सेसिव M फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव, मतलब कि 2 M है और बीच में इंटरफेज। यहाँ से अगर कोई सेल निकल के आ रहा है तो वो इंटरफेज होते हुए फिर वापस से कहाँ जाएगा, M फेज में ही जाएगा, वापस से डिवाइड करेगा फिर से, मतलब एक साइकिल ये जो है ना ये चलता रहेगा साइकिल, इसलिए तो नाम है इसका साइकिल, सेल साइकिल। ठीक है, तो आगे बढ़े, ये पॉइंट्स क्लियर है? यस ओके, नेक्स्ट है इट इज़ द फेज ऑफ मैक्सिमम ड्यूरेशन इन द सेल साइकिल कवर्ड 95% ऑफ द सेल साइकिल। ये हमने देख लिया है, क्या इसको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? नो दी। ओके, तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज द रेस्टिंग फेज बिकॉज इट इज़ द टाइम एट विच सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ for a division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner। ये जो इंटरफेस का टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, इसमें सेल रेस्टिंग फेज में रहता है। सेल मतलब अपने आप को, मतलब कि कोई चीज़ रहता है कि हाँ इसको पता, जब हमें पता होता है कि हमें इतने बजे कॉलेज जाना है तो हम आराम से तो 7 बजे उठ जाते हैं, 7-8 बजे, मतलब जितना भी आपका टाइमिंग हो, लेकिन फिर आराम से हम क्या करते हैं, प्रिपेयर होते रहते हैं, लंच बनाते हैं, खुद फ्रेश होते हैं, अपने नोट्स बुक्स देखते हैं, बुक्स कॉपी बैग रेडी करते हैं, तभी तो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे
पे निकलते हैं कि हाँ 8 बज गया तो चलो अब हमको निकलना चाहिए, क्योंकि हमको जाने में इतना टाइम लगेगा, हम 8 बजे निकलेंगे तो 9 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ठीक वैसे ही ये एक रेस्टिंग फेज में रहता है। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, रेस्टिंग में, कि अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कि कोई वैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है, बस हाँ हम घर पे हैं अपना कुछ कुछ कर रहे हैं। तो वैसे ही ये रेस्टिंग फेज में रहता है, कुछ कुछ करते रहता है, प्रिपरेशन अपना खुद को, कि हाँ हमको डिवाइड होना है, तो हम अपना ग्रोथ कर लें प्रॉपर। डीएनए का रेप्लिकेशन हम सिर्फ इंटरफेज बोल रहे हैं, तो अब इंटरफेज में तीनों है, तो इंटरफेज में कौन से फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इंटरफेज में तो होता है डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन कौन से फेज में होता है। ठीक है, तो आज हम इसको बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी मतलब कोई भी चीज़ कोई सीख के थोड़े ना आता है, सब लोग तो यहीं पे आके सीखता है ना। तो वो साइकोलॉजिकल चीज़ हटा दीजिए माइंड से कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हमको नहीं आता है तो नहीं आएगा हमको, आप करिएगा तो क्यों नहीं आएगा। तो कहाँ पे थे हम लोग, प्रिपेयरिंग इट सेल्फ फॉर अ डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ डीएनए एप्लीकेशन इन ऑर्डरली मैनर। सारा चीज़ सीक्वेंस में करेगा, एक इसका स्टेप वाइज स्टेप, जो भी इसका इवेंट्स होगा वो स्टेप बाइज स्टेप फॉलो करेगा। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट? यस दी। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेज, जो कि G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है और G0 भी है। फिर लास्ट पॉइंट है, एट दिस फेज वी कैन नॉट ऑब्जर्व इंडिविजुअल क्रोमोसोम एंड डीएनए अपीयर्स एज अनकॉइल्ड क्रोमैटिड मटेरियल। अब आया मेन पॉइंट कि इस फेज में हम क्या करते हैं कि इस फेज में हम लोग जो क्रोमोसोम होता है ये, तो इसको हम लोग ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, एक एक करके एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग इस फेज में इंटरफेज में माइक्रोस्कोप से अगर हम इसको विजुअलाइज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू मतलब जो भी इसका प्रोसेस होता है करके, तो जो क्रोमोसोम होता है ना वो हमें इस शेप में नहीं देखेगा, हम लोग क्रोमोसोम को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। इंटरफेज में हम लोग क्रोमोसोम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल मतलब कि हम लोग मतलब सेपरेट कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्रोमोसोम्स को नहीं देख पाएंगे। और डीएनए अपीयर एज अ अनकॉइल्ड क्रोमैटिड मटेरियल, जो डीएनए होगा वो हमें मतलब कि अनकॉइल्ड होगा, जो ऐसे ही तो होता है ना इसमें डीएनए कुछ ऐसे करके और फिर क्रोमोसोम बनता है, तो ये जो है ये चीज़ हम नहीं देख पाएंगे इंटरफेज में, मतलब कि जस्ट लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे 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 रैंडमली होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऊन का गोला ले लीजिए या फिर जो रील होता है थ्रेड का, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही हमें ऐसे ऐसे पूरा दिखेगा, मतलब एक कॉम्पैक्ट फॉर्म जो इसका प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए वो नहीं दिखेगा। तो मेन पॉइंट ये है, याद रखिएगा कि जो डीएनए होता है क्रोमोसोम वो हमें बिल्कुल जो उसका शेप होता है, शेप में हम उसे देख नहीं पाते हैं, बिल्कुल मतलब कि अनकॉइल्ड होता है। कॉइल्ड होता है ना ऐसे क्रोमोसोम ऐसे डीएनए, तो वो बिल्कुल ऐसे 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 दिखता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वाली स्लाइड क्लियर होगी। यस दी। यस दी। ऐसे साउंड Yes, करिएगा ना यस दी, तो हमको बिल्कुल भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं दी, आ रहा है, सही आप में पूछ समझ में लीजिए। आ रहा है। आ रहा है समझ में, ठीक है, वो हो जाता है बैठे बैठे। बैठे बैठे हो जाता है, तो पेन कॉपी लेके बैठिए, कुछ कुछ करते रहिए। तो अब ये इंटरफेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब तीनों को 1 बाय 1 देखते हैं कि ये तीनों में क्या होता है। तो यहाँ तक के एक बार मैं आप लोग को फिर से बोल दूँ कि यहाँ तक हमने इंटरफेस में क्या देखा कि ये लेगा 23 आवर्स लेगा, 95% लेगा। और हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी बताइए इस फेज में, और क्या क्या कंबाइन जो अभी तक हमने पढ़ा डील किया, क्या क्या पढ़ा इंटरफेस में बताइए। कि ये 24 आवर्स लेता है आउट ऑफ 24 आवर्स, हाँ 23 आवर्स लेता है आउट ऑफ 24 आवर्स। और अभी हमने लास्ट लाइन देखा कि ये इसमें डीएनए और जो क्रोमोसोम होता है वो मतलब कि अनकॉइल्ड, हाँ अनकॉइल्ड होता है। ठीक है, तो अब ये डिवाइड हो गया 3 फेज में। इसका G1 दैट इज अ गैप, जिसको एक और क्या नाम था इसका, ग्रोथ फेज,
हाँ, ग्रोथ 1 ग्रोथ 2 ऐसे करके Yes, और yes. इस फेज। तो टाइम बचा है, चलिए हम लोग जीवन को देख लेते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, देखते हैं कहाँ तक आज कवर हो पाता है। तो जीवन में क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस फेज आप लोगों को डोज ज़्यादा तो नहीं ना हो रहा है कि या फिर यहीं तक रोक दें? नहीं, रिकरवा देते हैं ना जीवन। अच्छा ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भी होने लगे तो फिर बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है मेरा कोई वो मोटो नहीं रहता है कि मैं एक दिन सारा कर दूँ फॉर्मेलिटी वाला चीज़ की पूरा कर दूँ और कुछ समझ में ना आए। हम एक ही स्लाइड पढ़ेंगे लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, ड्यूरिंग दिस फेज सेल इज़ अ मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब कि इस फेज में क्या होता है कि सेल अगर जीवन फेज में है तो जीवन फेज में है तो इस फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है ना कि थोड़ा सा यहाँ पे और आपको कॉम्प्लेक्सिटी की ओर ले जाना चाहूँगी कि बस ये टर्म समझाने के लिए, वैसा इसमें कुछ नहीं है, बस ये टर्म समझाने के लिए कि जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है तो मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन मतलब कि एंजाइम कैटालाइज करता है कि मतलब कि एक रिएक्शन होता है। जब आप आगे पढ़े होंगे या आप बीएससी में भी पढ़े होंगे कि जब एंजाइम रिएक्शन होता है तो कैसे होता है कि जब सबस्ट्रेट फॉर कि ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ये सबस्ट्रेट हो गया और ये एंजाइम हो गया, ठीक है, सॉरी इसको कंसिडर नहीं करिए, उल्टा बना दिया। जैसे कि ये आपका हो गया सबस्ट्रेट और ये आपका हो गया एंजाइम, ठीक है। तो ये दोनों को रेणुका कंबाइन। इसको कॉल कर दीजिएगा। रेणुका जी मैम। हेलो, इसको यस कल कर दीजिएगा। अच्छा कल मैम। फ्रेश क्लास से फ्रेश शुरू कीजिएगा। हाँ ओके मैम, ये ज़्यादा नहीं था वैसे, बस इतना ही था, बस ये टर्म अच्छा ठीक है समझाने तो के कर लिए। लीजिए। हाँ अच्छा ठीक है तो कर दीजिए। इससे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे मैम क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना, ठीक है तो ठीक इसलिए तो इन लोग से भी ठीक पूछ है। लिए कि क्या करना है। तो ठीक है। ये जो हो गया आपका ये सबस्ट्रेट इसको बोलते हैं और ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया इसको एंजाइम बोलते हैं और ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला चीज़ तो इसको साइट बोलते हैं, बाइंडिंग साइट बोलते हैं। और जब ये बाइंड कर जाता है ना तब बिल्कुल ऐसे हो जाता है। तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड कर गया और इन सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड कर गया तो इसको क्या बोलेंगे कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये एक प्रोडक्ट बनता है जब ये बाइंड करता है ना, सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है तो ये एक प्रोडक्ट बन जाता है। और कुछ मेटाबॉलिकली एक्टिव में मतलब कोई पाथवे, अगर पाथवे आप लोग के लिए बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा अभी, तो वो किसी चीज़ को एक्टिव करता है। जैसे कोई प्रोटीन जैसे कोई प्रोटीन बनने के लिए कोई चीज़ का सिग्नल उसको चाहिए होता है, सिग्नल चाहिए होता है कि जैसे कोई XYZ सिग्नल आएगा उसको मिलेगा तभी वो एक्टिव होगा। तो ये सेल साइकिल थोड़ा सा मतलब कि पाथवे आप लोग को इसके लिए भी समझना होगा। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब बस इतना ही समझिए कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी होते रहता है, एंजाइम का रिएक्शन होते रहता है सेल में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है कि सेल कंटिन्यूअसली ग्रो इन दिस फेज एंड नो DNA रीएप्लिकेशन टेक प्लेस। जीवन फेज में क्या होता है कि कंटिन्यूअस ग्रो होते रहता है सेल, कि एक अभी अभी तो सेल बना है, जीवन से ही स्टार्ट हुआ है तो उसको ग्रो तो होने दो, पहले ग्रो होगा तभी तो आगे का वो और मतलब हैवी वर्क करेगा। अगर कोई बच्चा पैदा लिया है और पैदा लेने के बाद आप उसको दे दोगे कि लो आप मैथ सॉल्व करो, तो इज़ इट पॉसिबल कि वो मैथ सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो जीवन फेज में वो अपना ग्रो करेगा और यहाँ DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवन फेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशन, कि ये एक इंटरवल होता है उस बीच का कि DNA का जो माइटोसिस और DNA का रेप्लिकेशन जो होता है। DNA रेप्लिकेशन आप लोग को टर्म क्लियर है ना? यस दी। DNA रेप्लिकेशन में क्या होता है? DNA का डुप्लीकेट मतलब जो फॉर्म होता है, द डुप्लीकेशन ऑफ कॉपी बनती है। कॉपी। हाँ ठीक है। तो ये जीवन वही फेज है, दोनों के बीच का माइटोसिस और DNA रेप्लिकेशन का कॉरेस्पॉन्ड करता है। फिर लास्ट पॉइंट है, जल्दी से देख लेते हैं, सेल सिंथेसिस mRNA एंड प्रोटीन इन दिस पार्ट ऑफ द इंटरफेज। यानी कि इसमें यहाँ पे mRNA का कोई फुल फॉर्म बता दीजिए जल्दी से। मैसेंजर RNA। बिल्कुल सही। तो जीवन फेज में क्या होता है, यहाँ पे
जीवन फेज में मेटाबॉलिकली ये एक्टिव रहता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा कि यहाँ पे ग्रो करता है बट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करता है। तीसरा हो गया कि ये कोरस्पॉन्डिंग है इंटरवल बिटवीन किसके किसके बीच का, माइटोसिस एंड डीएनए। और चौथा कि ये एमआरएनए और प्रोटीन बनाता है जीवन फेज में। तो जीवन फेज आप लोगों को क्लियर हुआ कि जीवन फेज में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है। और भी बहुत सारे एक्टिविटी होता है, लेकिन हम जो सिंपल है, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, छांट के बस वही रखे हैं। तो आज यहीं तक का करेंगे, ठीक है। और बाकी जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो फिर समराइज को फिर से हम बता देंगे, रिवाइज करा देंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि सेल साइकिल एंड डिवीजन में कि क्या क्या होता है सेल साइकिल। तो एक बार आप लोग फिर से पढ़ के आइएगा इसको। और हम कुछ होमवर्क दिए थे अंजलि। हेलो दी, आवाज नहीं आ रहा, एक बार रिपीट करिए तो। मैं बोल रही थी कि होमवर्क दी थी। हाँ, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का और उसका वो डिफरेंशिएट करने के लिए, तीन उसका डिफरेंस लिखने के लिए। तो आपने किया आप लोगों ने होमवर्क? मनीषा? यस दी। हाँ देख किया है मैंने तो। प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस लिखा है। हाँ तो वही प्लांट सेल एनिमल सेल ही तो था। तो ठीक है, आप इसको होमवर्क जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम वहाँ पे देख लेंगे। और जहाँ पे कुछ दिक्कत होगा तो फिर हम उसमें करेक्शन भी कर देंगे। और नहीं तो फिर अगर दिखाना चाहती हैं तो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हैं। तो पहले हम कंक्लूड कर देते हैं आज की क्लास को, कि आज का क्लास था कि हम लोग सेल डिवीज़न सेल साइकिल में देखें कि क्या क्या होता है बेसिकली उसमें। और उस टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात की कि ह्यूमन के केस में कितना टाइम टेक करता है और ईस्ट के केस में, और कौन कंट्रोल करता है जो सेल साइकिल है इसको कंट्रोल कौन करता है। तो डैट इज़ ये जेनेटिक कंट्रोल है इसका। और सेल साइकिल को हमने फिर डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद फिर अलग अलग फेजेस हैं। सो आप लोग भी रिवाइज करके आइएगा एक बार तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं इंटरफेस, और आगे फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। क्या आज का क्लास समझ में आया आप लोगों को, या फिर मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग तो होगा? आया समझ में। आया समझ में ना? हाँ दी, हो रहा। ओके, तो आज का क्लास का हम लोग यहीं रहने देते हैं। और जो आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ना उसको फिर से पढ़ के आइएगा, तभी आगे का समझ में आएगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। हाँ, एक बार खुद से भी पढ़ के आइएगा, और जो नेक्स्ट डाउट होगा इससे रिलेटेड तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके दी। ठीक है फिर मैम, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है रेणुका, क्लास को यहीं रहने देते हैं। ओके।